आज हम लोग S8 पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पेपर आपको कहाँ से प्राप्त होगा? टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय सौरभ खरे पर जाकर के ये पेपर सॉल्व करिएगा और इसका वीडियो सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पराग कोचिंग ऑफिशियल में आप देख सकते हैं। ठीक है ना। हम लोग आज पेपर शुरू कर रहे हैं S8। क्वेश्चन नंबर पहले क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ एक इक्वेशन दिया गया, इसको सॉल्व करना। तो सॉल्व करने का आपको तरीका समझना है। बॉड मास लगाना है। यहाँ पर क्या लगाना बेटा? बॉड मास। बी मतलब होता है ब्रैकेट, बी मतलब होता है ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, ओ मतलब होता है ऑफ, डी मतलब होता है डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन और एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। अब याद क्या करना है, याद क्या रखना है इस बात में? सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो डिवीजन वाला मामला है। जो डिवीजन वाला मामला है, अगर इसके बाद हमको मल्टीप्लाई होता है, इसके बाद क्या होता है? मल्टीप्लाई। इसके पहले क्या होता है? ऑफ। दोनों ही गुणा हैं, दोनों ही गुणा हैं। आप इस बात को समझिए, दोनों ही क्या है? आपके गुणा हैं। अब आपको करना क्या है? अगर डिवीजन के पहले आप करेंगे तो ऑफ लगता है मल्टीप्लाई, और डिवीजन के बाद करेंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई आपका गुणा होता है। अंतर सिर्फ आप इस बात को समझिएगा कि गुणा अगर पहले करवाना है गणितज्ञों को तो वहां पे ऑफ लिख देंगे, हिंदी में का लिख देंगे, और अगर डिवीजन के बाद गुणा करवाना तो वहां पे क्या लिख देंगे? मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। बात क्लियर हो पा रही है? तो इसी में आपका हेरफेर होना है। ठीक है, तो इसमें आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसको बॉड मास का यूज करना है। तो पहले का हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है ना। पहले वाले का हो जाएगा सी, 12/5। बॉड मास को ध्यान में रखते हुए लगाना है। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर लिखा गया है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 12 और ए प्लस बी बराबर 3 दिया गया। ए प्लस बी बराबर 3 दिया गया है। पूछा गया है आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी। आपको देखो यहां से ए प्लस बी बराबर 3 दिया गया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है और इंटू बटे ए बी की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग जाएं तो पुटता वैल्यू से तो आ नहीं पाएगा। 2 और 1 3 रखेंगे। 2 और 1 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 का क्यू 1, 8 1 9, ऐसा नहीं हो पाएगा। हम लोग क्या करेंगे? तो पहले अगर क्यू का सूत्र लगाएं तो ए प्लस बी का जो होल क्यू होता है बेटा, ए प्लस बी का जो होल क्यू होता है वो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। यहाँ 3 3 9 3 27 हो जाएगा। यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू कितनी हमारे पास? 12 है, प्लस 3ab इंटू कितना है? ए प्लस बी की वैल्यू 3 है। 12 इस तरफ जाएगा तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 1 15 और यहाँ बचा हो जाएगा 3 3 9 ab। 3 3 9, 3 5 15। ए बी बराबर जो आएगा आपका बेटा, ए बी बराबर आएगा 5/3। बात क्लियर हो पा रही है? ए बी की वैल्यू हमारी आ गई 5/3। अब हमको करना क्या है? ए प्लस बी, ए इंटू बी निकालना है। ए इंटू बी निकालना है, आ गया 5/3। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें। हम यहाँ पे देखिएगा, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करने जाएं, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा 9। यहाँ ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हम लोगों को, प्लस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जो दी गई है 5/3। कितना है? 5/3। ठीक है ना। तो हम लोग अब यहाँ पर काम कर सकते थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 - 10/3। इसको क्या लिख सकते हैं? 9 3 27, 27 जैसे 10 जाएगा कितना बचेगा? 17/3। कितना लिख सकते हो बेटा? 17/3। तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 17/3 और ए बी की वैल्यू आ गई 5/3। हमको चाहिए था क्या? हमको जो चाहिए है वो चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो जाएगा 17/3 बटे कितना हो जाएगा? 5/3। 3 से 3 कट जाएगा, बराबर आएगा 17/5। 17/5। तो ऑप्शन इसका ए वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखिएगा 3 नंबर सवाल। तीन नंबर में एक बात याद रखिएगा, 3 और 2 एक दूसरे से कैसे भिन्न है। देखो 3 वाले में लिखा गया a - 3b बराबर कितना लिखा गया? 2। पूछा गया ए क्यू - 27b क्यू - 18ab।
की वैल्यू कितनी होगी। आप इस बात को समझिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बेस समझिए। यहाँ पे सिर्फ एक ही इक्वेशन दिया गया, जब एक ही इक्वेशन दिया गया है इस और वैल्यू आपके वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल कितने हैं 2, इसका मतलब है अगर इक्वेशन एक है वेरिएबल 2 है तो आप एज्यूम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे b को 0 मान लें, b को 0 मान लें तो हमारा a बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। b बराबर अगर 0 माना तो a बराबर कितना आ जाएगा 0, b बराबर 0 मान लो, ये जब 0 0 हो जाएंगे यहाँ कितना बचेगा 2 का क्यूब आएगा, आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। दूसरे वाले सवाल और तीसरे वाले सवाल में अंतर क्या था, वहाँ पे 2 इक्वेशन दिए गए थे इसलिए हम एक को 0 नहीं मान सकते थे। यहाँ पे इक्वेशन एक है और वेरिएबल 2 है, तो एक वेरिएबल को क्या मान लेंगे बेटा 0 मान लेंगे। a माइनस 3 बराबर 2 है तो b बराबर 0 मानेंगे तो a बराबर कितना आएगा 2, b बराबर 0 और a बराबर 2, तो आपका आंसर आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। अगला सवाल देखिएगा, चौथा नंबर। लिख रहा है एक टीवी सेट, एक ओवन और एक फ्रिज का औसत मूल्य 28,000 है। एक टीवी सेट, ओवन और फ्रिज का औसत दिया गया है, बट्टे 3 का मान दिया गया है कितना 28,000। अगर औसत 28,000 है तो इसका कुल वैल्यू कितनी होगी, 28 3 कितना हो जाएगा आपका 84,000। बात क्लियर हो पा रही है। 28,000 अगर एवरेज है तो इसका कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 3 84,000। एक टीवी सेट, एक ओवन का औसत मूल्य, एक टीवी सेट और एक ओवन का औसत मूल्य जो दिया गया है, कह रहा है एक फ्रिज और एक ओवन के मूल्य से, एक फ्रिज और एक ओवन के औसत मूल्य से कितना अधिक है बेटा, कह रहा है 4,000 रुपये अधिक है। कितना अधिक है 4,000 रुपये अधिक है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखें ओ से O/2 है, O/2 कट जाएगा, क्या बचेगा T माइनस F/2 बराबर कितना आएगा 4,000। यहाँ पर होगा T माइनस F बराबर कितना हो जाएगा 8,000। ठीक है, अब आगे लिख रहा है एक ओवन का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि फ्रिज का मूल्य टीवी सेट के मूल्य का 80% है। यदि फ्रिज का जो मूल्य है टीवी सेट का कितना 80% है, टी माइनस फ्रिज का जो मूल्य है टीवी का 80%, 80% कह सकते हैं 20 चौको 80 20 पंचे 100 बराबर हो जाएगा 8,000। कितना हो जाएगा 8,000, 5 में से 4 आ जाएगा T/5 बराबर आ जाएगा कितना 8 पंचे 40,000। 8,000 लिख दे रहे हैं अभी हम लोग। इसके बाद हो जाएगा टी बराबर, मतलब टेलीविजन का मूल्य आएगा 40,000, टेलीविजन का मूल्य आ जाएगा 40,000। टी की वैल्यू हमारे पास 40,000 हो गई, टी की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 40,000। ठीक है, अगर टी 40,000 है तो एफ कितना होगा, अगर टी 40,000 है तो एफ कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा, अगर टी 40 है तो टी माइनस एफ हमारे पास कितना था 8,000 था, कितना था 8,000 था, तो टी की वैल्यू यहाँ 40,000 रखेंगे तो एफ बराबर हो जाएगा 32,000। 8,000 इस तरफ ट्रांसफर होगा तो एफ बराबर हो जाएगा 32,000। तो फ्रिज का मूल्य 32,000 है और आपका टेलीविजन का मूल्य कितना है आपका 40,000। तीनों का मूल्य कितना है 84,000। तीनों का मूल्य कितना है 84,000। तो आपने देखा यहाँ पे 40,000 प्लस ओवन का मूल्य कितना है आपका निकालना है, प्लस फ्रिज का मूल्य कितना है 32,000 बराबर 84,000। यहाँ ओवन का मूल्य प्लस 4 3 7 72,000 कितना हो जाएगा 72,000 बराबर 84,000। तो ओवन का मूल्य जो आएगा 12,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12,000 रुपया। कितना हो जाएगा 12,000। तो इसका क्या हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा आंसर 12,000। क्वेश्चन नंबर 5 से 7 देखना है, बहुत आसान सवाल है। विभाग ई की तुलना में विभाग एफ पर कितने प्रतिशत व्यय होता है। विभाग ई की तुलना में एफ पर कितने % अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया है विभाग ई की तुलना में विभाग एफ पर कितना % अधिक व्यय होता है। ई की तुलना में एफ पर, तो यहाँ पे देखो ई कितना है 400 है, 500 अधिक हो रहा है तो 100/400, 100/400 इंटू 100 हो जाएगा तो 25% आपका ऑप्शन आ जाएगा। क्या हो जाएगा 5 का हो जाएगा 25%। ठीक है ना। 6 वाला वो कह रहा है यदि कंपनी के पास केवल आरंभिक 5 विभाग हैं तो कंपनी की औसत व्यय क्या है। प्रथम 5 का जोड़ करके 5 का भाग दे देना, ये भी हो जाएगा आपसे। इसका आंसर आ जाएगा आपका 4,40,000। 7 वाले में क्या कह रहा है कंपनी द्वारा एक साथ सभी विभागों पर किए गए कुल व्यय का औसत, सबको जोड़ करके सब कितने हैं 6 हैं, 6 का भाग दे दीजिएगा। इसका आ जाएगा आपका 4,50,000 है ना। इस तरीके से 5 का डी, 6 का ए और 7 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं 8वें सवाल की। 8वां नंबर सवाल देखा जाए, पूछ रहा है
सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। याद रखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर की परिभाषा क्या है? ऐसी संख्या जिसके मात्र 2 गुणनखंड हो। कितने कितने गुणनखंड हो? मात्र 2, ओनली 2 फैक्टर्स हों। अगर कोई प्राइम नंबर है तो ओनली 2 फैक्टर्स होंगे। अगर कोई प्राइम नंबर है तो कितने फैक्टर्स होंगे? 2 फैक्टर्स होंगे। एक तो क्या होगा? एक वो खुद होगा, एक 1 होगा, एक एंड इटसेल्फ होगा, अपने आप में होगा, है ना, इटसेल्फ होगा। 2 बातें, एक होगा जैसे हम कहें 2, 2 किस किस से कटता है? 1 से कटता है, 2 से कटता है। 3 किस से कटता है? 1 से कटता है तो और 3 से कटता है। इस तरीके से अभाज्य संख्या के मात्र 2 गुणनखंड होते हैं और प्रथम अभाज्य संख्या 2 है। प्रथम अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। अगला सवाल देखें हम लोग 9 नंबर। x के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या 6913x08 संख्या 88 से विभाज्य है? x की वैल्यू निकालना है हमें। कितना हो जाएगा? 6913x08 किससे विभाज्य है? 88 से विभाज्य। 88 से विभाज्य होने का मतलब कितना हो जाएगा? 11 गुणा 8 से विभाज्य। 88 से विभाज्य होने का मतलब हो जाएगा 11 गुणा 8 से विभाज्य। देखो 8 की भाषा देखेंगे, 8 की भाषा क्या? अंतिम 3 अंक किससे विभाज्य होना है? आपकी 8 से विभाज्य होना है, एक कम हो सकता है। 11 की भाषा क्या है? सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 होगा या 11 से क्या होगा? विभाज्य होगा। अर्थात हम अल्टरनेट देख लेते हैं। अल्टरनेट देख लो, 8x 1 और 6, तो 8x 8 प्लस x 9, 9 6 15, 15 प्लस x। दूसरा अल्टरनेटिव क्या आ जाएगा? 0 3 9, तो 9 3 12 माइनस 12। इसका योग या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई गुणज होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए 11 का गुणज होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें, इसको सॉल्व करें तो 15 प्लस x मतलब हो जाएगा 3 प्लस x बराबर 0 या 11 कोई मल्टीपल 0 हो नहीं पाएगा। देखो यहाँ पे कोई x की वैल्यू है, क्या क्या मान नहीं हो सकते हैं। कोई डबल डिजिट में नहीं हो सकता है, कोई माइनस में नहीं हो सकता, कोई भिन्न में नहीं हो सकता। इसलिए अगला मल्टीपल ले लेंगे। अगर हम 0 लेंगे तो x बराबर -3 आने लगेगा। अगर आप समझिएगा, अगर x बराबर अगर 0 लेंगे हम लोग, 3 प्लस x बराबर 0 लेंगे तो x बराबर -3 आएगा, जो कि संभव नहीं है। यहाँ पर लेना पड़ेगा 3 प्लस x बराबर 11, तो x बराबर हो जाएगा कितना आपका? 8। कितना हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कितना? बी वाला। 9 का क्या हो जाएगा? बी। अब 8 की भाषा चेक कर लो, यहाँ 8 रखेंगे, 8 का भाग 3 अंक में जा रहा है, 8 का भाग चला जाएगा, इसका मतलब 8 से विभाज्य हो रहा था। अगला देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है पेपर में। 1 से लेकर 99 तक लिखने पर कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? 1 से लेकर 99 तक, तो हमने कई बार यहाँ डिस्कस किया है आपको। हमेशा गौर करिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10, 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक 189 अंकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 1 से लेकर के और 1 से 9 तक अंक कितने होते हैं? 9 होते हैं। 1 से 999 तक कितने होते हैं? 2889 होता है, 2889। 1 से लेके 9 9 3889 होता है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखिएगा। 9 में 9, 99 में 1 8 9, 999 में 1 से लेकर 999 तक 2889 3889। इसको याद रखिएगा तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले होंगे। तो यहाँ ऑप्शन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 1 से लेकर 99 तक लिखने पर, 1 से लेकर अगर 99 तक लिखा जाएगा तो 189 अंकों का प्रयोग किया जाता है। कैसे? 1 से 9 तक 9 अंक हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास कितने बचेंगे? 90 डिजिट बचेंगे। 90 को 90 दूनी 180, 180 भी हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा आपका? 189। बात क्लियर हो पा रही है? अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर। ए और बी क्रमशः 40,000 और 75,000 रुपये की राशि को निवेश करते 5 वर्ष के अंत में उन्हें 46,000 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। लाभ एक ऐसे बहुत आसान सवाल था। जो भी हम लोग पूंजी लगाते हैं P1 रेस टू P2, वो कैपिटल के अनुपात में लगाते हैं, C1 C2 और C2 T2, C1 T1 रेस टू C2 T2 अनुपात में लगाते हैं। पहली वाली पूंजी लगाई इसने 40,000 गुणा 5, दूसरी वाली पूंजी लगाई 75,000 गुणा 5, 5 से 5 कटाई जाएगा, 3 0 3 0 काट दो, 5 8 40, 15 5 75, 8:15 में लाभ मिलेगा। इनका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 8:15 में होगा। अब वो कह रहा है तो ए का हिस्सा बताइए, तो ए का हिस्सा होगा जो ए का हिस्सा जो होगा 46,000 का
8/23, 23 दूनी 46, 2000, 8 दूनी 16,000, कितना हो जाएगा 16,000। ठीक है ना। 11 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 12 नंबर, कह रहा है ये यदि अंकित मूल्य के साथ 6,000 रुपये की डाइनिंग टेबल ग्राहक को 55 से 20 रुपये भेज जाती है तो टेबल का अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है इसका, एमपी कितना है, क्वेश्चन नंबर अब बढ़ रहा है 12, एमपी कितना है इसका 6,000 और इसका एसपी कितना है 5520। डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा डिस्काउंट, है ना। 5520 तो 480 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6,000। डिस्काउंट कितने का होगा 480 का। डिस्काउंट परसेंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट कितना होगा 480, और कहाँ से डिस्काउंट होगा 6,000 से हुआ, बड़ा कितना हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 6 8 48, 8%। डिस्काउंट कितने परसेंट का हो जाएगा 8% का। छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगला देखिएगा 13 नंबर, 13 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या बताना है। 13 को इंपोर्टेंट लगा लीजिए, एग्जाम में आया है CPSI में। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग चाहिए, बस चाहिए हमको पूर्ण वर्ग, कंप्लीट स्क्वायर चाहिए है 21, 36 और 66। इसमें 2 कंडीशन बनना चाहिए, एक तो डिविजुअल होना चाहिए, जो संख्या है वो डिविजुअल होना चाहिए पहला काम, और दूसरा क्या होना चाहिए कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। 2 काम करवा रहा कह रहा है। एक और जो भी संख्या होगी वो कैसी होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, संख्या मिनिमम हो, इन संख्याओं से डिविजुअल हो पहला काम, दूसरा कंप्लीट स्क्वायर हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इस काम को क्या करना है, आप अगर देखें इसमें तो पहले तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालेंगे बेटा, सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालें, सबसे ज़्यादा 2 कहाँ मिलेगा, 21 में 2 मिलेगा क्या, नहीं मिल पाएगा। 36 में कितने 2 मिलेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 9 चौको 36 हो जाएगा, तो 2 की पावर 2, यहाँ पे जो मिलेंगे हमको 2 की पावर 2 मिलेगा, मतलब कह सकते 4 मिल जाएगा, है ना। अब भाज्य संख्याओं को ढूंढना है हमको, यहाँ पे एक ही 2 मिलेगा, है ना। तो जहाँ मैक्सिमम पावर होता है उसको हम लोग लेते हैं यहाँ पे। सॉरी, कितना हो जाएगा, मैक्सिमम पावर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ 2 की पावर यहाँ मिल जाएगा। इसका 3 कहाँ मिलेगा मैक्सिमम, यहाँ तो एक ही मिलेगा, यहाँ भी एक मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 9 × 9 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या 5, अगला नंबर कौन है, प्राइम नंबर 5। क्या 5 है, कहीं पर नहीं है। 7 है, हाँ 7 है, तो यहाँ हो जाएगा एक 7। अगला नंबर कौन है 11, एक हो जाएगा 11। ये डिविजुअल थी, ये संख्या जो आएगी वो डिविजुअल है 21 से, 36 से और 66 से, लेकिन क्या कंप्लीट स्क्वायर है, क्या ये कंप्लीट स्क्वायर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि 4 तो कंप्लीट स्क्वायर है, 9 कंप्लीट स्क्वायर है, 7 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का। 11 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए कंप्लीट गुणा कर देंगे कितने का, 11 का। अब ये संख्या डिविजुअल भी होगी, कंप्लीट स्क्वायर भी होगी, इससे मिनिमम संख्या नहीं हो सकती जो दोनों कंडीशन को फॉलो कर रही हो। तो अब गुणा करें 4 9 36 और 36, यहाँ हो जाएगा गुणा 7 गुणा 11, ऐसा कर लीजिए 11 7 7 कितना आ जाएगा 49 और 11 7 7। इसका मल्टीप्लाई करना है आपको, और मल्टीप्लाई में देखेंगे जो आंसर इसका आएगा वो सी वाला हो जाएगा 21 34 44, सी वाला आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कितना हो जाएगा 21 36। देखो जैसे अब गुणा कैसे करेंगे, तो 36 × 50 - 1 कर लेंगे, 36 पंचे 180 माइनस 36 कर देंगे। इसी प्रकार 70 प्लस आगे गुणा करेंगे, तो अब गुणा करने में आपका आंसर जो आएगा 21 34 और कितना आएगा 44 आएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात की जरूरी कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाना है, इतना हमारा एलसीएम था, इसके साथ हमें इसका मल्टीप्लाई और करना पड़ा कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, क्योंकि अगला गुणा मिल जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिएगा, लिख रहा है चोर और पुलिस की गति का अनुपात 2:3 है। चोर 20 किलोमीटर प्रति घंटे गति से बिंदु ए से दौड़ना शुरू करता है। चोर यहां से दौड़ना शुरू करता है बिंदु ए से, ठीक, और पुलिस भी
चोर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। चोर की जो गति है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। इनकी गति का जो अनुपात दिया था 2:3 दिया था, तो 20 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये 30 हो जाएगा। भाई ये 2 का मतलब 20 है, तो 3 का मतलब कितना होगा, 30 होगा। अब इनका डिफरेंस कितना, दोनों एक ही तरफ भाग रहा है, यहाँ जाकर कहीं मिलेगा, यहाँ से यहाँ इसको आना है, ठीक को यहाँ से यहाँ आना है। 4200 मीटर दूर है, दोनों के बीच का जो अंतराल है वो बेटा कितने का, 4200 मीटर का है, 4200 मीटर का है। तो हम लोग को निकालना क्या है, तो चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगी, तो जो पकड़ने का टाइम होगा क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, चालों का डिफरेंस कितना होगा, 30 - 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 - 20 हो जाएगा, 30 - 20 इंटू 5/18 बराबर कितना आएगा, 4200 मीटर। कितना आ जाएगा, 4200 मीटर बटे टाइम, टी निकालना था, ठीक है। मिनट में दिया गया, अभी सेकंड में निकलेगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 5/18 बराबर कितना हो जाएगा, 4200 बटे टी। 5 हो जाएगा, 5 × 8 = 40, 5 × 20, टी बराबर हो जाएगा 84 × 18 सेकेंड। इसको मिनट में बदलना तो बटे कितना कर देंगे, 60 कर देंगे। 6 एकम 6 हो जाएगा, 14 × 84 हो जाएगा, 18 × 72 और 7, 18 एकम 18 7 25 252, 10 का भाग देंगे 25.2 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। हमें 60 का भाग क्यों दिए, मिनट बनाने के लिए। तो 25.2 मिनट होगा, 14 का C हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 का C। बात क्लियर होगी। सापेक्षता का सिद्धांत लगाया, ये 30 की स्पीड से 20 की स्पीड, दोनों का अंतर निकल लिए, कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। अगला देखा है आंकड़ों की मध्य का क्या है, आंकड़ों की मध्य का निकालना है। आंकड़े दिए गए हैं, बहुत आराम से हम निकाल सकते हैं। देखो इसमें आंकड़े कितने हैं, प्रॉपरली गिनिएगा, 3 3 5 7 8 8 8 9 12 12 9 11 12 12, इस तरीके से कुल आंकड़ों की संख्या हो जाएगी 3 3 6 3 9 2 11। अगर 11 संख्या है, n बराबर अगर 11 है, n बराबर क्या है, अगर 11 है तो इसकी मीडियन क्या होगी, मीडियन क्या होगी, 11 + 1/2। अगर विषम संख्या है, बताया गया था क्या हो जाएगा, 6th नंबर। और 6th नंबर कौन सा है इसका, आप देखें इसमें आरोही क्रम में लगा ही है, तो आपका 6th नंबर हो जाएगा कौन सा, 8। कौन सा हो जाएगा, 8। तो ऑप्शन डी, 15 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला नंबर देखिएगा, 16 नंबर। साधारण ब्याज पर दी गई राशि एक वर्ष में 6076 रुपये और 4 वर्ष में 7504 रुपये हो जाती है। धनराशि और प्रतिवर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए, है ना। देखो साधारण ब्याज में बहुत आसान है, जो अमाउंट होता है वो P + SI होता है, ये तो जानते ही हैं। अगर 1 वर्ष का हो तो P तो वही रहेगा, 1 वर्ष का ब्याज लगेगा। अगर 2 वर्ष का हो तो P + कितना होगा, SI2 होगा, ये नियम होता है इसका। अगर n वर्ष का हो तो क्या होगा, P + SI n वर्ष का। अगर n वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दर है तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज है, बाद हम सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं, साधारण ब्याज का अमाउंट लेना है, मूलधन तो वही रहेगा। और हर साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है, साधारण ब्याज में जो ब्याज लगता है वो हर साल सेम लगता है। एक साल में अगर 1 लगेगा तो 2 साल में वही लगेगा, जो पहले वाले में लगेगा वही दूसरे वाले में, इसी प्रकार n वाले में लगेगा तो कितना हो जाएगा, n। तो इस कॉन्सेप्ट पर काम करें हम लोग, तो क्वेश्चन कह रहा है 1 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 6076। 1 वर्ष में तो अमाउंट कितना, 6076 है। 1 वर्ष में मेरा प्रिंसिपल रहेगा P + 1 SI 1 SI, 1 साल का ब्याज जुड़ेगा। दूसरे में कह रहा है 4 वर्ष में हो जा रहा है 7504, 7504 P + कितने SI हो जाएगा यहाँ पे, कितने वर्ष में हो रहा है, 4 SI, 4 SI। यहाँ से पहले आप घटा दीजिए, ऊपर वाले को घटाएंगे तो P से P कट जाएगा। यहाँ बचेगा कितना, 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा, और 8 हो जाएगा, 10 में से 2 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 1 4, और यहाँ बचेगा 1428। यहाँ कितना बचेगा, 3 SI। 3 का भाग दे दीजिए, 3 चौको 12 हो जाएगा, 2 3 7 21, 3 6 18, 476 हो जाएगा। 1 साल का SI हो जाएगा 476, 1 साल का SI हो जाएगा 476। पूछा धनराशि क्या है, तो 1 साल का अमाउंट कितना आ रहा था, 60,076। पहले वाले में देखें अगर तो 60,076 बराबर P + 1 SI 476। तो P बराबर जो होगा 476 घटा दीजिएगा, 5600 आ जाएगा। तो ऑप्शन में जिसमें P
5600 होगा, तो ऑप्शन ए होगा या बी होगा, है ना 5600। अब इसकी रेट निकालना है। अब आपको एक साल में कितना ब्याज लग रहा है, 476 लग रहा है। मूलधन कितना, 5600 में एक साल में 476 ब्याज लगता है, तो इसकी रेट निकालना। तो रेट कैसे निकालेंगे हम लोग, रेट अगर देखें तो रेट परसेंट जो होगा, ये कई साल का है तो कोई समस्या नहीं है, 476 होगा, एक साल में लगा है, कितना हो जाएगा 5600 हो जाएगा गुणा 100। अगर इसमें भाग देने में दिक्कत आ रही तो आप उल्टा कर लीजिए, इसका 10% कितना होगा 560 होगा, 10% कितना होगा 560 होगा, 1% कितना होगा 56 होगा, 56 गुणा 8 कितना आ जाएगा, या तो भाग दीजिए 8 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, भाग देकर देख लीजिएगा आप तो कितना आएगा 8.5 आएगा। कैसे निकालना आपको बता दें भैया, 1% इसका जो होगा, 1% जो होगा वो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब देखो जो हमारा ब्याज है वो 476 है, 560 से कम है, 560 से कम 10% से कम होगा, तो आप यहाँ पे दो ऑप्शन थे 10% से ऑप्शन में, अगर एक तो 10% होगा नहीं, अब एक है 9%, ये भी कट जाएगा क्योंकि ये 5600 के साथ दो बचेंगे, तो 9% या 8.5%, 8% देख लो कितना होगा। 8% के लिए क्या कर लेंगे हम लोग, 8 छंग 48, 4 8 5 40 और 4 44, 8% में इतना हो जाएगा। इसका आधा परसेंट कितना होगा, 1%, आधा परसेंट हो जाएगा 28, 8 8 16 4 2 6 1 7 476, इस तरीके से भी लगा सकते, 8.5% आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया है 17 वाला, ठीक है ना, 16 का बी वाला आंसर आपका सही होगा। किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर अंकित किया जाता है। यदि अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है और 5.5% लाभ होता तो x का मान ज्ञात करिए। ये तो ठीक सवाल है। जैसे यहाँ पे लिखे हम लोग MP, SP और CP, यहाँ मान लो 100 रुपया लिख दिया हम लोगों ने, 25% अधिक डाल दिया, कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। यदि अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाए फिर भी लाभ 5.5% का होता तो 5.5% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा 105 रुपया, क्योंकि जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है 5.5%, x% की छूट हो रही है, x% डिस्काउंट निकाल दो। तो हम लोग क्या करेंगे 125 का 125 में डिस्काउंट निकाल देंगे 100 माइनस x बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 105.5। यहाँ 10 आएगा, 10 0 0 कट जाएगा, बाकी आप काट पाएंगे, 5 से काट दो, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 से और काट दो 5 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 211 हो जाएगा। आपको गुणा भाग कर लेना है यहाँ पे, अब गुणा भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 माइनस 5x बराबर 2 2 4, 5x बराबर हो जाएगा 500 में से 422 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा 78 बचेगा, 78 में 5 का भाग देना है, 78 बटे अगर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 पंचे 70 और 15 5 75, 15.6% के समथिंग, 15 कितना हो जाएगा 6% का, ठीक है ना। अगला देखिएगा 18 को मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाइएगा, मैंने से पूछा गया है 18 वाला सवाल। जब 1062 1164 1182, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाइएगा, जब 1062 1134 और 1182 को बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है। जब इस संख्याओं को किससे विभाजित किया जाता है, x से, इस संख्याओं को किससे विभाजित किया जा रहा है, x से, ऐसा है 1062 x विभाजित किया जा रहा है 1134 को और x विभाजित किया जा रहा है 1182। तो अगर आप देख पाएँ, इसको कह रहा है को बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, प्रत्येक मामले में y बचता है। बहुत ज़बरदस्त सवाल है, प्रत्येक मामले में y बचता है, प्रत्येक मामले में y बचता है। अब पहले तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो इसका डिवाइजर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डिवाइजर x की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले तो जब भी ऐसा हो समान से बच रहा है, समान से बचता है तो आपस का डिफरेंस निकाल लेते हैं। आपस का डिफरेंस निकालेंगे हम लोग बेटा, तो
क्या हो जाएगा 1134 में से 1062 घटा दो, 12 4 में से 2 गया 2, 3 13 में 6 गया 7, 72 हो जाएगा। फिर 1182 में से बहुत काज समझना 1134 हो गया, 12 में 4 जाएगा 8 बचेगा, 4 बचेगा यहाँ 4 48 हो जाएगा। इसके बाद अगर देखें तो 1182 में से आपस का डिफरेंस, आपस का अंतर 1062 घटा दो, 0, 8 में 6 गया 2 बचेगा 1, 120। इन सब का HCF ले लो, इस सब का जो HCF आएगा वही x का मान होगा। तो इसका जो HCF आएगा तो इसका HCF कितना आ जाएगा, इसका जो HCF आएगा x बराबर होगा कितना 72 48 और 120 का HCF क्या आएगा बेटा HCF, 72 48 और 120 का क्या आएगा HCF। अगर 120 HCF आएगा तो कितना आएगा x बराबर 24, एक्स बराबर कितना आ जाएगा HCF इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब वो कह रहा है संख्या जो लिखी थी 1134 1182 1062 1134 और 1182 में भाग देने पर प्रत्येक दशमलव समान से, अब 24 का भाग दो इन सभी संख्याओं में तो शेष समान आएगा। 24 का भाग 1062 दे लो वही आएगा शेष, 24 का भाग 1182 दे लो वही शेष आएगा, और 24 का भाग 1134 में दे लो वही शेष आएगा। बस आपको सबका शेष नहीं निकालना, एक का शेष निकालिए सवाल आपका आ गया। तो समान शेष आएगा, आप देख लीजिएगा कितना होगा 24 पंच 120, 24 चौको 96 हो जाएगा, 0 1 और 24 चौको 96 कितना बचेगा 6 शेष बचेगा। आप यहाँ भी भाग देंगे 6 ही बचेगा, आपको एक ही जगह करना, हम आपको करके दिखा रहे हैं। 24 चौको 96, 8 में 6 गया 2, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2, और 24 7 100 24 8 192, 24 9 कितना हो जाएगा 216, कितना बचेगा 6। देखो समान शेष बच रहा नहीं बच रहा है, समान शेष बच रहा है। इसमें भी 24 का भाग देंगे तो 24 पंच 24 चौको 96, 13 में से 6 गया 5, 13 में 6 बचे 7, यहाँ बचेगा 10 1, और 24 छक्का 24 7 168। तो सिर्फ आपको एक बार भाग देना है, बस एक बार भाग देकर के चेक कर लीजिए। हमें हमने आपको विश्वास दिला दिया है, अब कंफर्म हो गया कि 24 का जो आएगा भाग देने पर समान शेष आ रहा है। वो पूछ रहा है x माइनस वाई, क्या पूछ रहा है x माइनस वाई, तो होगा 24 माइनस 6 बराबर आंसर आएगा 18। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाइएगा, क्या लगाना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर हो जाएगा। उन्नीस नंबर में लिखा गया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, राम सिंह और सोहन लाल। कुल संख्या निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 80,000 थी और कुल मतों का 80% मतदान हुआ। 80,000 मतदान थे। क्वेश्चन नंबर 19, 80,000 मतदान थे, इसमें से सिर्फ कितने परसेंट का मतदान हुआ है 80% का। 80% वोट डले हैं तो 80% कितना हो जाएगा 8 8 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80% कितना हो जाएगा, अगर 100% बराबर 80,000 है तो 80% बराबर कितना 8 8 64,000 हो जाएगा। बात क्लियर होगा। कुल टोटल 80,000 थे, 80% मतदान हुआ तो 64,000 हो जाएंगे। आगे कह रहा है और कुल मतों का 80% मतदान हुआ यदि मतदान में 60% वोट राम सिंह को मिले। तो राम सिंह थे और दूसरा खिलाड़ी जो था इसका सोहन लाल था। राम सिंह को यदि मतदान में 60% वोट राम सिंह को मिले, 60% वोट राम सिंह को मिले तो सोहन लाल को कितने वोट मिले, तो सोहन लाल को 60% अगर राम सिंह को मिलेंगे तो सोहन लाल को कितना मिलेगा 40%। कितना मिलेगा 40%, है ना। तो 64,000 का आपको कुछ नहीं करना था, 40% निकालना था। कितना हो जाएगा 0 0 4 4 16 4 6 24 और 1 25, 25,600 वोट सोहन लाल को मिले थे। 20 नंबर मेंस वाले जो देखकर जरूर जाएं, इस तरीके से सवाल इस बार मेंस में आने वाला है। प्रायिकता का एक प्रायिकता का सवाल पूछेगा, पिछली बार भी 22 में पूछा गया था, 23 में भी पूछा गया। तो आप देखें अगर 20 वाले क्वेश्चन को, यदि 9 छात्र एक वृत्ताकार मार्ग पर खड़े हैं तो उनमें से किन्हीं 2 छात्रों के सदैव एक साथ खड़े होने की प्रायिकता। 9 छात्र खड़े, आप समझना, ये नंबर है 20। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 छात्र खड़े हैं। इस बात समझिएगा, यदि 9 छात्र एक वृत्ताकार मार्ग पर खड़े हैं तो उनमें से किन्हीं 2 छात्रों के सदैव एक साथ खड़े होने की। मान लो ये दोनों छात्र सदैव एक साथ खड़े होते हैं, इनको एक मान लो, इनको क्या मान लो एक। अगर दोनों छात्र एक साथ खड़े होते तो इनको क्या मान लेंगे
एक मान लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल इवेंट्स होने लगेंगी आपकी, टोटल इवेंट्स होने लगेंगी फैक्टोरियल 8 प्रकार से। इनको हमने क्या मान लिया, हमेशा एक साथ रहेंगे, जहां भी जाएंगे ये हमेशा एक साथ रहेंगे, तो टोटल इवेंट्स कितने हो जाएंगी फैक्टोरियल 8। कितना हो जाएगा फैक्टोरियल, दो चीजों को एक मान लिया है तो टोटल इवेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास फैक्टोरियल 8। तो नीचे हो गया फैक्टोरियल 8। अब इनमें देखो ये आपस में भी चेंज हो सकते हैं, ये आपस में चेंज हो सकते हैं, तो हो जाएगा कितने बचेंगे, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो जहां रहेंगे तो हमने देख लिया टोटल इवेंट्स इनकी 8 फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। अब अगर ये भी जहां रहेंगे साथ रहेंगे, अब ये आपस में चेंज होंगे नहीं होंगे, आपस में चेंज होंगे तो कितने प्रकार से चेंज हो सकते हैं, 7 फैक्टोरियल से चेंज हो सकते हैं। कितने फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल से, ठीक है। अब ये आपस में भी चेंज हो सकते हैं, ये यहाँ का यहाँ खिलाड़ी हो जाएगा, यहाँ का यहाँ हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, इंटू कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। बात क्लियर हो पा रही, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर पहले तो देखो कुल इवेंट्स, नीचे क्या लिखना है टोटल इवेंट्स, क्या लिखना है नीचे टोटल इवेंट्स। टोटल इवेंट्स कैसे आएगा आपका, अगर 2 व्यक्ति 9 व्यक्ति थे, 2 व्यक्तियों को एक साथ रखा गया तो 2 व्यक्ति हमेशा साथ रहेंगे, तो टोटल इवेंट्स कितनी होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 2 हमेशा कपल के साथ रहेंगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल 8 प्रकार से टोटल इवेंट्स हो सकती हैं। अब इनमें भी चेंजेस कैसे हो सकती है, ऊपर वाला देखें हम लोग न्यूमरेटर की बात करें तो आपकी जो घटना घटने की संभावना, ये आपस में चेंज हो सकते हैं, ये आपस में क्या हो सकते हैं चेंज हो सकते हैं। तो ये तो जो कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल से ये भी चेंज करेंगे, तब भी इनका क्रम बदलता रहेगा। आपस का भी चेंज बदल सकते हैं, 2 लोग हैं तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करें तो 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बट 8 को लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 7 फैक्टोरियल इंटू कितना लिख सकते हैं 8, 7 फैक्टोरियल 7 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा आपका 2/8। तो 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा 2, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4। तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा सी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।